ये कहानी इस महीने के शुरू से शुरू होती है जब बिरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश में सिलहट, चट्टागांव समेत मुतअद्दिद शहरों में इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीन दोस्त मुजाहरे हुए और उनमें शामिल कुछ लोगों ने बैनुल अक़वामी फ़ूड आउटलेट्स को, चेन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जोश में ऐसे भी कई आउटलेट्स निशाना बन गए जिनका कोई लेना देना नहीं था, ना फ़लस्तीन से ना इसराइल से। मसलन बाटा, आप जानते हैं बुनियादी तौर पे ये चेकोस्लोवाकिया की एक कदीम कंपनी थी, उसके स्टोर भी यार लोगों ने जला दिए। अच्छा, ये जो है फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि हमें ख़बरें आनी शुरू हो गई कि अब ये लहर पाकिस्तान तक आ गई है। पाकिस्तान में आपको पता है कम से कम कराची की हद तक मैं कह सकता हूँ कि हर एतवार को कोई ना कोई मजहबी सियासी ग्रुप जो है शारा फैसल पे फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में बड़े बड़े मुजाहरे मुनक़्क़िद करता है। लेकिन 7 अप्रैल को कराची में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल हुई और उस दौरान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में KFC जो इंटरनेशनल आउटलेट है उसके एक आउटलेट पे हमला हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते कराची के इलाके कोरंगी रोड में भी पत्थरों और डंडों से मुसल्लह लगभग 40 अफराद ने इसी फूड चेन की एक ब्रांच में तोड़फोड़ मचाई। रावलपिंडी में कुछ डंडा बरदार और बेसबॉल बैटों से मुसल्लह जो लोग थे वो घुस गए और जो वहाँ कस्टमर मौजूद थे जो पाकिस्तानी थे, बच्चे औरतें, उनको डराया धमकाया और उन्हें कहा कि आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छी गालियाँ सुनाई। हाँ, वो मैं नहीं सुना सकता जी। अच्छा, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का जो F11 सेक्टर है वहाँ से ये ख़बर आती है। लेकिन ठीक है, तोड़ फोड़ वगैरह हम करते रहते हैं, लेकिन अंधुनाक इसका पहलू ये है कि 2 दिन पहले 14 अप्रैल को शेखुपुरा में 45 साला आसिफ नवाज़, जो कि डेली वेजेस बताया जाता है, वो KFC के किचन में काम कर रहा था। तो कुछ नामालूम अफराद, मुसल्लह अफराद थे, वो आए और उन्होंने गोली मार दी। कई अफराद रेस्टोरेंट के बाहर भी मौजूद थे, शायद उनके हमजोली थे। पुलिस कहती है कि उन पे दफ़ा 302 और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके लगभग 40 अफराद को हिरासत में लिया गया है, मगर असल मुजरिम जो था जिसने गोली मारी थी वो अब तक हाथ नहीं आया है। उससे पहले जो मजहबी तंजीम है TLP, उसने इंतज़ामिया को एक पुरअमन मुजाहरे की यकीन दहानी करवाई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या मुजाहरा ख़त्म होने के बाद हुआ, लेकिन ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि उस वक्त आउटलेट के बाहर कुछ मुश्तइल मुजाहिरीन जमा थे। ये सब जो जोश है, ये जो खरोश है, इससे ज़ाहिर है कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल जो कर रहा है और फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, बहैसियत आलम इस्लाम या बहैसियत एक इंसान, हम सब का फ़र्ज़ है कि उस बारे में अपने जज्बात ज़ाहिर करें। और इन्हीं जज्बात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 2005 में BDS नामी एक तहरीक का क़याम जो है वो शुरू हुआ था। BDS का मतलब मैं आपको बता दूं, B से बाइकॉट, D से डाइवेस्टमेंट और S से इकनॉमिक सैंक्शंस। यानी इसका मकसद ये था कि इसराइल फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों को आज़ाद करे, इसराइल में जो अपार्थाइड का निज़ाम है वो ख़त्म हो। और इस सिलसिले में हम उन कंपनियों पे प्रेशर डालें इंटरनेशनली जो कि इसराइल की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर शोबे में मदद कर रही हैं। BDS ने बाकायदा लिस्टें जारी की कि कौन सी असलाजाज कंपनियां इसराइल के साथ किस लेवल का ताउन कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की कौन सी कंपनियां इसराइल का साथ दे रही हैं, कौन सी फूड चेन्स हैं जो वहाँ चंदा देती हैं, फैशन हाउसेज हैं, फिर एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तरह रिसर्च में मदद कर रही हैं। बाकायदा पूरी फहरिस्त इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन उसमें होता यह है कि जो असल जो लोग हैं, असल जो कंपनियां हैं, वो तो हमारे हाथ आती नहीं। यही फूड आउटलेट इधर उधर जो बिखरे हुए हैं वो हाथ आते हैं और फिर हम अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं। हालांकि वो बेसिकली वो फ्रेंचाइज होती हैं इंटरनेशनल, और कोई लोकल ही आदमी उन्हें चला रहा होता है और लोकल लोग ही उस पर काम कर रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि तशद्दुद के बगैर, BDS ने कभी नहीं कहा कि आप तशद्दुद, उन्होंने कहा बाइकआउट करें, घेराव करें,
या लोगों को मजबूर करें, उन्हें तरगीब दें। बाइकाट का मतलब तोड़ फाड़, लूट मार और कत्ल नहीं। बाइकाट में यह भी हो सकता है कि आप बाइकाट करें, वो जब कारोबारी खसारा होगा तो वो खुद ही लपेट के चले जाएंगे। ऐसा ही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस फूड चेन को निशाना बनाया गया है, क्या बीडीएस की लिस्ट पर वो है? है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। इनफैक्ट वसत ने आज इन्फॉर्मेशन भेजी थी, हम यही सवाल पूछ रहे थे कि बेसिकली इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इजराइल में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये है कि आप डाइवेस्ट करें और प्रेशर डालने के लिए आप बॉयकॉट करें। अच्छा देखो, 557 दिन गुजर गए हैं इस नस्ल कुशी को शुरू हुए, आप एक हफ्ता पहले जागे हैं और वो भी इस तरह। देर आयत लेकिन दुरुस्त नहीं आयत। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, ये जो आप सारी फुटेज देख रहे हैं, पाकिस्तान वाली नहीं बाकियों में क्या है, लोगों ने अपने हाथों पर लाल खून लगाकर खड़े हुए हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, अगाई फैला रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। अब अगर यही लोग, क्योंकि इनका तो काम है ना डंडा उठाओ ओए तेरी, अगर ये वहां बैठ जाए खामोशी से और सिर्फ उन बच्चों की तस्वीर आप अपने हाथ में ले लें जिनको इजराइल ने कत्ल किया और कहो कि यार आप अपने हाथों पर खून इन बच्चों का खून ना लाएं, तो आपका क्या ख्याल है कितने लोग दाखिल होंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक पीसफुल तरीका है, इस तरह तो आप एक उल्टा रिएक्शन rather than गुंडागर्दी, जिससे मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि ये जो गुंडागर्दी है, ये कतन फलस्तीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी ताकत दिखाने और अपनी सियासत चमकाने, लाशों पर, फलस्तीनियों की लाशों पर है, और अपनी ताकत आजमाना, लोगों को दिखाना कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हम ये बात कह सकते हैं और इसकी एक वजह है, क्योंकि इन 557 दिनों में कम ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें हमने गजा पे कवरेज की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी और पाकिस्तानी चैनल या किसी और पाकिस्तानी प्रोग्राम में नहीं की। वसतुल्लाह खान मेरे साथ बैठे हुए हैं, पिछले 557 दिनों में कोई एक इनका कॉलम नहीं होगा एक्सप्रेस के लिए जिसमें इन्होंने फलस्तीन के ऊपर नहीं लिखा। तो अगर आपने काम करना है, अगर आपने वाकई फलस्तीन के लिए आवाज उठानी है, मैं खुद बॉयकॉट के हक में हूं। कतन कभी भी गुंडागर्दी, तोड़फोड़ और कत्ल के हक में नहीं हो सकता। Then there is not much difference between। लेकिन जो शेखुपुरा में वर्कर मारा गया, जो काम कर रहा था, उससे इसराइल को क्या फर्क पड़ा? नहीं, या किसी को भी, कोई भी बड़े ये जो चेन्स हैं, उसको क्या फर्क पड़ा? इनफैक्ट आप यहाँ बैठकर आपसे और कुछ तो नहीं हो रहा, आप फलस्तीन के कॉज को बदनाम कर रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है जी, कोई अगर इस्लाह करना चाहे तो उसके लिए इशारा काफी है।